जब शोर बहुत हो तब सच पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ भावनाएं नहीं पैसा बोलता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार का खास कार्यक्रम पैसा बोलता है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब हम लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो बैंक कई तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं आपसे, कई तरह की बातें बताती है बैंक और क्या कमी है और किस वजह से आपका लोन सैंक्शन नहीं होता है, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज इस चर्चा में हम इन सभी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो आपको आपके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवश्य होने चाहिए जो मैंडेटरी होते हैं। तो आज इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं भारत के जाने माने बड़े बैंकों में से एक बैंक के चीफ मैनेजर श्रीमती नीलम शर्मा जी। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पैसा बोलता है। थैंक यू वेरी मच सर। हमारा जो सबसे पहला सवाल है कि लोन, जब कोई आदमी लोन के लिए अप्लाई करता है तो उस समय सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की होती है और क्या वाकई में ये सिस्टम जटिल है या जानकारी की कमी है? देखिए सर, मैं सबसे पहले तो जितने भी श्रोतागण हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि लोन लेना एक महज फॉर्मेलिटीज से भरा हुआ एक प्रोग्राम है जिसको आपको सारी चीज़ों को पार करते हुए लोन की तरफ जाना होगा। अगर आप समझेंगे कि ये बहुत जटिल है तो ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिकेशन है जिनको हमें फुलफिल करना ही होगा। अगर हम उसे फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो बैंक के पास कोई आधार नहीं है कि आपको किस आधार पर वो अपने पैसे दे। आप समझ सकते हैं, पैसा देना और फिर उस पैसे को वापस कोई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब चीज़ों को बहुत सोचना समझना पड़ता है। तो उसी चीज़ों को करते हुए बैंक या एनबीएफसीज जो हैं, कुछ प्रावधान हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिसको कस्टमर को फॉलो करना ही होगा। और फॉलो अगर कर लेंगे तो ऐसा नहीं है, बैंक भी आगे बढ़ चढ़ कर आजकल लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर लोन नहीं देंगे तो लोग आगे बढ़ेंगे कैसे? सपोज अगर एक सर्विसमैन है, अगर वो किसी भी चीज को करना चाह रहा है, सिर्फ सैलरी के बेसिस पे तो सब चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर बैंक का सहारा नहीं मिलेगा तो उसके बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना चाह रहा है, अगर बैंक ही उनके साथ नहीं आएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ओवरऑल बैंक का रोल सबको बढ़ाना है ताकि हमारी इकोनॉमी भी साथ साथ आगे बढ़े। सिस्टम जटिल नहीं है, बट ये है कि उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह से करना है। अगर एक बार समझ लेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये जब कोई लोन लेने के लिए जाता है आदमी, तो उसके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो मैंडेटरी होते हैं? देखिए सर, एक ना ट्रायंगल सिस्टम है। ट्रायंगल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन पार्ट तो ठीक है, वो बाद की बात है, पर उस ट्रायंगल सिस्टम में कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट है जो आप फुलफिल कर पाएं, पहले उसको समझना पड़ेगा। लाइक उस ट्रायंगल सिस्टम में क्या है, सिबिल है, आपका सिबिल स्कोर होता है, आपकी इनकम होती है, ठीक है, और उस इनकम के बाद ये होता है कि आपकी रीपेइंग कैपेसिटी क्या कह रही है, ठीक है। मान लीजिए सिबिल स्कोर अगर आपको पता है कि वो खराब है, आप कहीं भी अप्रोच कर लीजिए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद इनकम है, मान लीजिए आपने आईटीआर अपना फाइल ही नहीं किया है, तो कैसे बैंक में आप लोन के लिए बढ़िएगा? बेसिक चीज़ है। और अगर आपकी इनकम है तो उस इनकम के अकॉर्डिंग जितना लोन चाहिए आपको, तो वो सफिशिएंट है कि नहीं है, वो फायर होता है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा। केवाईसी सबके पास रहता है ऑल टुगेदर। तो इस ट्रायंगल को अगर आपने समझ लिया, इसको क्रॉस कर लिया, तो फिर तो आगे बढ़ा जा सकता है। बट ये कंस्ट्रेंट जो हैं ये पूरे फुलफिल हो जाने चाहिए, तभी नेक्स्ट स्टेप पे बढ़िए। तो इसमें लोग कहाँ गलती कर बैठते हैं? देखिए, गलती कहाँ पे कर बैठते हैं लोग कि समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। लाइक अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, बैंक चाहते हैं कि उसके बिजनेस को एस्टेब्लिश हुए 2 या 3 साल हो जाने चाहिए और उसकी जो ऑडिट बैलेंस शीट है ऑडिटेड होनी चाहिए, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करनी चाहिए। अब उन्होंने ऑडिट ही नहीं कराया है फर्म का, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन उनका अकाउंट में दिख नहीं रहा है और वो कह रहे हैं नहीं मेरे पास पैसा है, तो बैंक क्या है, जो आपके पेपर्स में रिफ्लेक्टेड है, बैंक उसी पे ही आपसे बात करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी आईटीआर भरता है हर साल, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करता है क्योंकि वो एग्जम्पशन के अंदर आता है वो, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे अभी किसी का जो इनकम है वो 10 लाख रुपये
किसी भी तरीके से 10 लाख रुपए उसको इनकम मिल रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस से आ रहा है पैसा या सैलरी मिल रही है उसको। हो सकता है कि उसने रेंटल आ रहा हो कोई। रेंटल आ रहा हो या बैंक में उसने पैसे जमा कर रखे हैं, उसका इंटरेस्ट आ रहा है। तो मान लीजिए कि 10 लाख रुपए उसको साल का इनकम आ रहा है, जी, बैंक कितना लोन देगी उसके ऊपर? इसमें डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले तो आप लोन लेना कौन सा चाह रहे हैं, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, या फिर एग्री लोन है। पहले तो वही डिसाइड करना होगा, क्योंकि सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है और एलिजिबिलिटी उसके बाद डिसाइड होगी। ठीक है, आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपका फॉयर क्या बैठ रहा है और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल होगा, तब आपका एलिजिबिलिटी निकल के आएगा कि इतना अमाउंट हो सकता है। अगर आप पर्सनल लोन की बात करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई है, लाइक वो आपका जाएगा 12 to 14% या 16% के बकेट में। तो उसमें क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होने से आपका ईएमआई ज्यादा हो गया, तो वो फ्लक्चुएट हो गया कितना अमाउंट दे पाएंगे। इसी के साथ ही अगर आप होम लोन में जाएंगे, वो 7.85 पे भी मिल रहा है, 7.5 पे भी मिल रहा है, तो उसमें क्या हो गया कि आपका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ईएमआई कम पड़ गया, कम पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा आपका एलिजिबिलिटी अमाउंट बढ़ गया। तो ये चीज डिसाइड करती है कौन सा लोन है, कितने और सबसे बड़ा रोल टेन्योर भी प्ले करता है। ठीक है, अब होम लोन है वो 15 to 20 ईयर्स जा रहा है, पर्सनल लोन 3 से 4 साल के लिए जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी इन सब चीजों को देख के ही निकाली जाती है। तो मान लीजिए कि कहीं से भी फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर से, वहां से किसी को 10 लाख रुपये सालाना उसको इनकम हो रहा है, एग्रीकल्चर पर तो कोई टैक्स नहीं है। अब वो 10 लाख रुपया जो उसको साल का आता है, वो चाह रहा है कि हम एग्रीकल्चर के साथ कोई अपना बिजनेस भी खड़ा करें, उसको कितना लोन मिलेगा? देखिए सर, आपका जो ईयरली इनकम है, आपको उसको सबसे पहले तो डिवाइड बाय 12 करना होगा। ठीक है, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो वो इक्वेटेड आपका मंथली इनकम आ गया। उस मंथली इनकम में से अब आप ईएमआई कितना पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर 12 लाख मान लीजिए किसी का एक साल का इनकम है, तो हम इक्वेटेड में जाएंगे तो वो 1 लाख रुपए आ गया पर मंथ। तो उस 1 लाख में से अब आप कितना ईएमआई दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस लोन है, तो बिजनेस लोन में हम लोग 100% फॉर पे जाते हैं। वो 1 लाख का 1 लाख दे पाएगा, क्योंकि बिजनेस वालों का जरूरी नहीं है कि जितना वो टर्नओवर के अकॉर्डिंग अपना इनकम दिखा रहे हैं, कुछ और भी उनका इनकम रहता है, तो उसमें हम 100% फॉर पे चले जाते हैं। बट अगर किसी सर्विस क्लास की बात करेंगे तो उसका क्या है, उसका एक फिक्स्ड सैलरी है। उस सैलरी को अगर हम 100% ही अगर ले लेंगे ईएमआई, तो वो घर का गुजारा कैसे चलाएंगे। तो उसमें क्या है, हम 50 to 60% तक के फॉर में ही जा पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशंस लेते हैं। अच्छा, ये होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ईएमआई, इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है और क्यों? ओके, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्योंकि आजकल लोग ना क्रेडिट कार्ड को मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और एक मेट्रो सिटीज में तो ये पहली पसंद है कि आप जाइए और उसको स्वाइप करके जब आपको मन हो तब आपने सामान ले लिया। ठीक है, देखिए क्या है, तीनों लोन अलग अलग फीचर्स रखते हैं। ये भी एक क्रेडिट फैसिलिटी ही है, क्रेडिट कार्ड। इन तीनों में सबसे ज्यादा जो ये कह लीजिए कि बहुत महंगा है, वो है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, ठीक है, होम लोन जो है, होम लोन क्या है, वो सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि उसमें क्या है, बैंक अपने पास कोई ना कोई जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होम लोन दे रहा है या लैब दे रहा है, तो वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेता है। मॉर्गेज कर लिया तो बैंक क्या है, अभी सिक्योर्ड है। कल को अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है तो बैंक कैन रिकवर द अमाउंट। अपने कब्जे में बैंक ले लेगी उसको, ले लेता है बैंक, और अगर नौबत आती है तो उसका ऑक्शन करके रिकवरी कर लिया जाता है। पर्सनल लोन में क्या है, पर्सनल लोन में भी एक सिक्योरिटी देखी जाती है। मान लीजिए जॉब प्रोफाइल है या फिर बिजनेस प्रोफाइल है, उसका इनकम कंटिन्यूटी में आ रहा है कि नहीं। सिर्फ महज कोई कहे मैं 6 महीने से मुझे इनकम हो रहा है, तो उस पर लोन नहीं होता। 2 से 3 साल का ट्रैक चेक होता है, क्या इनकम जनरेट हो रहा है, कॉन्सिक्यूटली आप अपवर्ड ट्रेंड में है कि नहीं, वो सब चीजें चेक होती हैं। तो कहीं ना कहीं बैंक को ये पता है कि आप बहुत अच्छी अर्निंग में है, तो बैंक सिक्योर फील करता है कि आप उसका लोन दे देंगे। अब बारी आती है क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या है, क्रेडिट कार्ड में एक तो ये इंस्टेंट इस तरह से दिया जा रहा है कि इसके अंदर जो भी पर्सन ले रहा है, उसका जिस यूटिलाइजेशन है, एंड यूटिलाइजेशन, वो बैंक को नहीं पता है कि कहाँ कर रहा है। अब मान लीजिए किसी ने ऑलरेडी अपनी सारी सैलरी भी एग्जॉस्ट कर ली है, फिर क्रेडिट कार्ड को भी उसने यूज कर लिया है, उसको 25, 50 या 1 लाख की लिमिट का जो भी मिला हुआ है, तो क्या है, उसने डबल बर्डन अपने आप ही अपने ऊपर क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट मंथ के लिए क्या है कि वो जो 45 डेज का कूलिंग पीरियड मिलता है इसमें, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसको पता है कि मेरा यहाँ तक कैलकुलेशन होगा, वो अगले महीने का भी कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग और कर लेता है। ठीक है, फिर क्या है, मान लीजिए वो सैलरी के अकॉर्डिंग दे नहीं पा रहा है, तो मिनिमम ड्यू
जो रहता है वो बैंक अपना अच्छा खासा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके वो सर्विसिंग करा लेता है, बट वो प्रिंसिपल वो जो आपने यूटिलाइज किया वो एज इट इज खड़ा है। और उसके बाद फिर बैंक जो स्टार्ट करता है वो 24 to 40% तक चार्ज करता है इंटरेस्ट। ठीक है, और ये आम इंसान कई बार समझ नहीं पाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जो है दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्रेडिट फैसिलिटी। डेंजरस ऑल्सो, एग्जैक्ट डेंजरस। अगर उसमें डेंजरस तो क्या ही कहेंगे सर, अगर आपने सूझबूझ से उसको इस्तेमाल किया है तो उससे बेस्ट आपके पास कोई टूल नहीं है अपने चीजों को मैनेज करने के लिए। जो चीज आप चाह रहे हैं इंस्टेंटली नहीं हो रही है, आप कर सकते हैं, बट बहुत वाइजली आपको उसको रीपे करना होगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, अभी चर्चा की शुरुआत में आपने सिबिल स्कोर की बात की थी जी। ये सिबिल स्कोर असल में होता क्या है और बैंक इसको इतना गंभीर क्यों मानती है? देखिए, सिबिल स्कोर इतना गंभीर इसलिए है कि किसी भी पर्सन की फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या चल रही है वो सिबिल स्कोर से ही पता चलती है। सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये एक फर्म है जो इस तरह से काम कर रही है कि आरबीआई ने उनको ऑथराइज किया है कि वो जो भी क्रेडिट फैसिलिटी कस्टमर किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से लेता है तो वो डाटा सारा सिबिल को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, ट्रांस यूनियन ने उसको अभी टेक ओवर किया हुआ है और वो सारे डाटा के बेसिस पे कि कौन पर्सन कितना लोन ले लिया और कितना रीपेमेंट कर रहा है तो वो एक स्कोर जनरेट करती है, दैट इज फ्रॉम 300 to 900। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई बहुत अच्छा ट्रैक चला रहा है तो आप कहिए कि 800 to 750 to 900 बहुत बेस्ट माना जाता है कि वो बहुत अच्छा अपना ट्रैक रन कर रहे हैं। ये कह लीजिए कभी कोई ईएमआई बाउंस नहीं किया होगा और टाइमली एवरीथिंग चल रहा है। 700 to 750 वाला भी ओके है। अच्छा, बुरा नहीं कहेंगे उसको, गुड में ही आता है। उसका भी ये है कि कभी हो सकता है कभी एक आध बार कोई डिफॉल्ट हुआ हो, किसी का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकता है तो उसको कंसीडर किया जाता है। कोई मेडिकल किसी के पास अर्जेंसी हो गई तो उसने अगर एक आध ईएमआई कभी डिफॉल्ट कर गया फिर रीपेमेंट दोबारा से ठीक से हो गया तो उसका सिबिल ठीक हो जाता है। कभी एक आध बार कुछ हो गया तो उसके बाद आता है 600 बिलो वाला। तो वो क्या है, वो काइंड ऑफ मतलब बैंक रिलाय नहीं करेगा, एनबीएफसी रिलाय नहीं करेंगी उनको। दैट मीन्स कि उनका रीपेमेंट का कुछ ना कुछ इशू है, ये कह लीजिए फिर तो पर्सन के इंटीग्रिटी पे भी कुछ इशू है। अच्छा, ठीक है, तो बैंक वहां पे हाथ पीछे खींच लेता है कि इन कस्टमर को लोन देने से अभी हम परहेज करें क्योंकि पैसा हमारा नहीं आएगा तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, तो मान लीजिए कि किसी का सिबिल स्कोर खराब है तो क्या बैंक कभी भी उसको लोन नहीं देगी या उसको सुधारने का क्या तरीका है? देखिए, सिबिल स्कोर अगर खराब हो गया वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है। सिबिल की हिस्ट्री आपकी रिवाइज होती रहती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का सिबिल खराब हो गया है, ठीक है, किसी भी वजह से, और आज के डेट में वो ये चाह रहे हैं कि उनका सिबिल किसी तरीके से ठीक हो जाए, तो उस सिबिल को करेक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। लाइक सबसे पहले तो जो रनिंग लोन है उनका ईएमआई एक भी डिफॉल्ट ना हो। उसके साथ फिर साइमल्टेनियसली वो कोशिश कर सकते हैं कोई भी छोटा मोटा गोल्ड लोन ले, गोल्ड लोन लेने के बाद उसका रीपेमेंट टाइम से कर दें, छोटे से स्टार्ट कर लें। और उससे क्या है, जैसे ही वो इसका रीपेमेंट करेंगे ना तो उनका सिबिल ऑटोमेटिकली अप होना स्टार्ट हो जाएगा। बिसाइड इट वही आपको क्रेडिट कार्ड वैसे तो मिलेगा नहीं क्योंकि आपका स्कोर खराब है। आप एफडी बैग्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं कि आपने बैंक में मान लीजिए 10,000 की एफडी बनाई और उस एफडी को ही मॉर्गेज आपने बैंक में लीन करवा दिया और उसके अगेंस्ट में आपने एक क्रेडिट कार्ड ले लिया और उसका आप उसको यूज करिए और उसका मंथ ऑन मंथ पेमेंट करते चलिए, वो भी आपके सिबिल को ऑटोमेटिकली राइज करना स्टार्ट कर देगा। और सिबिल स्कोर को लेके मेरी सबको यही एक सलाह है कि कभी भी आपका कोई भी लोन है, अगर आप उसका ट्रैक सही से नहीं चला पाए हैं, आपको उसको क्लोज करना है तो उसको कभी भी सेटलमेंट के वे में नहीं जाना है। वो जो सेटलमेंट है वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। अगर वो सेटलमेंट नजर आएगा तो कोई भी आपको किसी भी तरीके का नहीं देगा या लोन नहीं कोई लोन मिलेगा। नहीं देगा। ये तो आमतौर पर भी दोस्तों ये होता है कि अगर बैंक से आपने कोई लोन लिया है और लोन का इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो गया कि आप चुका नहीं पा रहे हैं तो कई बार बैंक और सरकार की तरफ से सेटलमेंट की बात आती है, उसका एक ऑप्शन मिलता है। और अगर आपने सेटलमेंट कर लिया और उसमें अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख का लोन अगर 2 लाख रुपए में सेटलमेंट हो गया आपका, तो आगे से आप ब्लैक लिस्टेड हो जाइएगा, उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा फिर कभी भी। वो आपकी सिविल हिस्ट्री में चढ़ गया। सिविल हिस्ट्री में चढ़ गया। एक और भी हिदायत है, अगर मान लीजिए किसी ने कभी इस तरह का सेटलमेंट कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई प्रावधान नहीं है। सेटलमेंट कर लिया है, अगर आज की डेट में आपकी हालत ऐसी है कि जो आपने ड्यूज छोड़े थे बैंक के पास
जो नहीं दिए हैं, आप उसको दोबारा से पे कर सकते हैं। अच्छा। तो उससे क्या है, वो सेटलमेंट का जो आपका वहां पर दिख रहा है उसको प्रॉपर क्लोजर में डाल दिया जाएगा। अच्छा, और बैंक भी ये समझ लेगी कि ये कस्टमर थोड़ा जेन्युइन है, उस समय नहीं दे पाया एग्जैक्टली, किसी बैंक वजह उसको से। एक्सेप्ट करता है। बैंक आप accept बैंक का करता पूरा है। पैसा दे रहे हैं ना, तो Right. बैंक विल एक्सेप्ट दैट थिंग वेरी हैप्पीली कि हाँ ठीक है, अब वो जिम्मेदार हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और बताइए कि मान लीजिए कि किसी आदमी ने आज तक कोई लोन लिया ही नहीं हो, ना ही क्रेडिट कार्ड यूज किया हो, तो वो उसका सिविल स्कोर का कैसे पता लगेगा कि क्या सिविल स्कोर है, और वो कैसे उसका जनरेट होगा सिविल स्कोर? देखिए, जब उनका किसी ने, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसमें जब सिविल स्कोर जनरेट होता है तो वो -1 आता है। दैट मीन्स अच्छा। उनकी कोई हिस्ट्री ही क्रिएटेड नहीं है। तो अगर उसे लोन नहीं मिलेगा फिर? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है कि उनको लोन नहीं मिलेगा। उसमें ये देखा जाता है कि आपका इनकम क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए किसी का पैकेज है 20 लाख का, 25 लाख का या 10 लाख का, तो उसमें बहुत बड़ा लोन देने से पहले बैंक झिझकता है। आप कहें कि मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, तो नहीं देगा। बैंक क्या करेगा, हाँ ठीक है 10 लाख से स्टार्ट करके देख लेते हैं, 5 लाख से स्टार्ट करके देख लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि -1 सिविल वालों को लोन नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। ये कॉल टू कॉल डिपेंड करता है राइट। कि कैसे है। और इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी, जिसने कभी लोन नहीं लिया वो कभी ना कभी तो शुरुआत करेगा ना। हाँ, शुरुआत तो करेगा। वो -1 से ही शुरुआत होगी, तो वो बैंक का कॉल है कि कितना अमाउंट उनको दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि -1 सिविल वाले को लोन नहीं मिलेगा। हाँ। सही। एक चीज बताएं लास्ट में कि एफडी के अगेंस्ट लोन कितना % तक मिल सकता है, और उसके लिए फिर क्या फॉर्मेलिटीज होती है बैंक की? देखिए, एफडी क्या है, एफडी हमारे पास, बीइंग अ बैंकर, अगर हमारे पास किसी की एफडी पड़ी है, वो बहुत सिक्योर्ड है, वो हमारे पास लिक्विड पैसा पड़ा है उनका। ठीक है। तो उस एफडी के अगेंस्ट हम लोग 95% का उनको लैंडिंग कर देते हैं। ठीक है। अच्छा। अब क्या, अब उसमें डिपेंड करता है कि बैंक उस पर इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, बट बैंक को क्या अर्निंग होगी। ठीक है। तो बैंक क्या करता है, जितना उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है, वेरी करता है, उस पे 1% या 1.5% ऐड करके उतना इंटरेस्ट का सर्विसिंग करा लेता है। मान लीजिए किसी का 7.5% पे किसी का एफडी है, तो बैंक उसको 8.5% पे लोन कर देगा। अच्छा। वो तो उनको अपना इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, बट इधर से बैंक ले लेगा, तो उनको इन इफेक्ट 1% पे पड़ता है, जिसका अपना पैसा है। अच्छा, मतलब हमारे पैसे से ही बैंक पैसा और कमाएगी उसमें, कह सकते हैं। हाँ। बैंक है ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। तो अच्छा, इसके अलावे तो और कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, उसमें कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं, पड़े नहीं जो मैंडेटरी हो? डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने तो वो ट्रायंगल आपको समझाया था। डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में बहुत सारी चीजें हैं। आपका सिबिल ओके है, ठीक है। अब आपकी इनकम देखने की बारी आती है। इनकम में यही है कि आपने आईटीआर रेगुलर अपना 2 और 3 इयर्स का रेगुलर आईटीआर आपने फाइल किया हुआ होना चाहिए। ठीक है। आईटीआर है, आपकी ऑडिट फाइल होनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, और अगर बिजनेसमैन नहीं हैं, आप जॉब में हैं, तो आपका फॉर्म 16 होना चाहिए। ठीक है, वो होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कि आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या है, लाइक आधार, पैन तो मैंडेटरी है ही है, उस साथ आप आधार दे सकते हैं या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, ये सब वैसे तो आजकल आधार और पैन दोनों को लिंक करके ही ये मतलब है ही है कि इन दोनों को लिंक कर दिया जाए। बिल्कुल। ठीक है, ताकि क्या है, आधार से भी अब पता चलेगा कि क्या लैंडिंग है, और पैन कार्ड से भी पता चलेगा। हाँ। ठीक है। अब क्या बारी आती है कि अब देखा जाएगा कि आपका फॉयर क्या बैठता है। फॉयर को समझिए क्या होता है। फॉयर है कुछ नहीं, बट आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है इनकम के अगेंस्ट। फॉयर की फुल फॉर्म ही यही हो गई कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ इनकम रेशो। ठीक है। तो ये एक रेशो है आपका फाइनेंशियल जो ऑब्लिगेशन है और जो इनकम है उसके बीच का। ठीक है। तो अब क्या है, कोई कह रहा है मेरी इनकम है 50 लाख, मुझे इतना लोन दे दीजिए। नहीं, उस 50 लाख के अगेंस्ट में आप पहले से कितने लोन रन कर रहे हैं, पहले वो देखा जाएगा। वो देखने के बाद वो ऑब्लिगेशन पहले माइनस होगा। ठीक है। उसको माइनस होने के बाद फिर जो बचता है उसको कहेंगे ये एक्चुअल फॉयर आया है इस लोन को पास करने के लिए। ठीक है, ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैंक अपने कुछ और वेरिफिकेशंस भी करता है। उनके पास अपने वेंडर्स हैं जो फील्ड वेरिफिकेशंस करते हैं। लाइक कोई भी कहे कि मैं इस जॉब में हूँ, ऐसे हूँ, तो जाके एक बार पता किया जाता है कि क्या जॉब है, किस प्रोफाइल पे है। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके आसपास से पता किया जाता है कि इनका मार्केट का रेपुटेशन क्या है। तो ये सब चीज़ें बहुत स्टेप वाइज की जाती हैं और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। तो इस तरह से ये सब चीजें आपको रेडी करनी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक चीज और भी मैं कहना चाह रही हूँ। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगा जाता है हमेशा। बैंक 1 ईयर का या 6 मंथ्स का लेगा, क्योंकि उसमें ये देखा जाता है कि अल्टीमेटली आप अपने अकाउंट में लिक्विड पैसा कितना रखते हैं।
अब मान लीजिए आप हमेशा जीरो रख रहे हैं तो बैंक कहेगा कि आपके पास आपका खुद का पैसा कुछ भी नहीं है, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपका कोई भी चेक बाउंसिंग नहीं दिखना चाहिए आपके स्टेटमेंट में, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये सब चीजें जब सब ओके होती हैं तो बैंक आपको लोन के लिए रेडी हो जाता है। और आज एक सिस्टम और है, पेपर वर्क की बजाय जो लोग अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंट में पैसा भी रख रहे हैं, तो उनको प्री अप्रूव्ड ऑफर आजकल बैंक देते हैं। उसमें इंस्टा ओडी का भी ऑफर होता है और उसी के साथ ही लाइक बीआईएल का भी, मतलब बिजनेस लोन का भी ऑफर है, पर्सनल लोन का भी और क्रेडिट कार्ड का भी। वो इंस्टेंट है, वो 10 सेकंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजैक्शन ऑफ योर अकाउंट, आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और सिबिल स्कोर बैंक अपने आप ही वो चेक कर लेता है कि कितना चल रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों देखा अभी आपने, नीलम शर्मा जी ने बहुत साफ और सरल भाषा में बता दिया है कि लोन लेने में कहाँ कहाँ और क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो अनिवार्य है, यानी कि मैंडेटरी है। बगैर उसके आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम इस प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हम लाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। याद रखिए, ना वादे ना नारे, आखिर में पैसा बोलता है। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण।